रिलेटेड है। तो सबसे पहले क्लासिफाई क्यों किया जाता है ये बात पता होगा, क्योंकि बहुत सारे स्पेसीज चाहे प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, वो सबको सिस्टमेटिक तरीके से उसके कुछ ही के स्टडी कर कर हम पूरा स्पेसीज के बारे में स्टडी कर सकते हैं, इसीलिए क्लासिफिकेशन है। अब अरिस्टोटल की बात करते हैं तो प्लांट से लेकर ट्री तक मतलब 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे ट्री, श्रब एंड हर्ब्स। तो श्रब्स हो गया झाड़ी, हर्ब्स हो गया जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो, और ट्री का मतलब तो आप जानते होंगे। तो श्रब मतलब झाड़ी, ध्यान रखना है। तो अरिस्टोटल ने प्लांट से लेकर ट्री तक 3 पार्ट्स उन्होंने कहा। एनिमल को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक रेड ब्लड सेल्स वाला मतलब रेड ब्लड कंटेनिंग, और एक नॉन यानी कि एक डिड नॉट। तो एनिमल को उन्होंने 2 पार्ट किया और प्लांट को उन्होंने 3 पार्ट किया। तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया था अरिस्टोटल के द्वारा, तो ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल बात है। सबसे पहले लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। प्लांट एंड एनिमल को उन्होंने 2 भाग में डिवाइड किया, ये इम्पोर्टेंट है। फिर अर्स्ट हैकल ने 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिन्होंने प्रोटिस्टा के बारे में, फिर प्लांटी एंड एनिमलिया मतलब प्लांटी को यहाँ पर प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया गया है अर्स्ट हैकल के द्वारा। तो 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया। वहीं पर 4 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो प्रोटिस्टा पहले ऐड हुआ, प्रोटिस्टा के बाद मोनेरा को ऐड कर दिया गया है हर्बर्ट एफ कोपलैंड के द्वारा। तो ये बात ध्यान रखना है, हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने मोनेरा को ऐड किया। तो लिनियस, फिर अर्स्ट हैकल, फिर हर्बर्ट एफ कोपलैंड, ध्यान रखना। फिर आर एच विटेकर ने 1969 में 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिन्होंने मेनली फंगाई यानी कि फंजाई को ऐड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। तो इस तरीके से 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया था। इनका जो डिवाइड किया गया था 5 चीज़ का, उनका ये सब फीचर के आधार पर उन्होंने डिवाइड किया गया था। एक जैसे सबसे पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई। उसके बाद प्लांट और एनिमल के बात जानते होंगे कि इसमें कैसा होता है, इसलिए हमने यहाँ 2 चीज़ को नहीं लिखा, प्लांट और एनिमल को हमने नहीं लिखा, प्लांट एंड एनिमल को। तो जैसे सेल टाइप मोनेरा में आप देखेंगे तो सेल कैसा होता है, इसमें प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोटिस्टा और फंगाई, फिर प्लांट एनिमलिया, ये सब में यूकैरियोटिक सेल टाइप होते हैं। तो ध्यान रखना है, मोनेरा में सिर्फ प्रोकैरियोटिक होता है। अब सेल वाल कैसा होता है, अगर मोनेरा में बात करते हैं तो सेल वाल होता है नॉन सेलुलोजिक होते हैं, जिसमें पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो सेल वाल इसका नॉन सेलुलोजिक होता है। लेकिन प्रोटिस्टा की बात करते हैं, इसमें कुछ में प्रजेंट होता है सेल वाल। अब फंगाई में बात करेंगे तो प्रजेंट तो होता है, वह काइटिन का होता है सेल वाल प्रजेंट। तो सेल वाल ध्यान रखना है, सेल वाल जो प्रजेंट होता है वह काइटिन का बना होता है, फंगाई में प्रजेंट। वहीं पर प्लांट में देखेंगे, प्लांट में जो सेल वाल होता है वह सेलुलोजिक होता है। सेल वाल जो उसका आउटर कवरिंग होता है सेल का, तो सेलुलोजिक होता है। और एनिमल में तो खैर एब्सेंट होता है सेल वाल। तो ये देख रहे लिए। फिर उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बात करते हैं तो मोनेरा में एब्सेंट होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक होने के कारण। ये प्रोटिस्टा इसमें, क्योंकि ये यूकैरियोटिक होते हैं जिसके कारण इसमें प्रजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें ही प्रजेंट, प्लांटी में ही प्रजेंट, एनिमल में ही प्रजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं तो यह सिर्फ सेलुलर होते हैं, ये भी सेलुलर होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। मतलब फंगाई मल्टी सेलुलर होता है, ध्यान रखना, जिसमें बहुत सारे लूज कनेक्ट मतलब लूज टिश्यू होते हैं। और एनिमल और प्लांट के बात तो जानते हैं कि वह कितना ऑर्गेनाइजेशन या इसका बॉडी ऑर्गेन लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी जानते होंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जैसे मोनेरा में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो इसके कारण ये बैक्टीरिया किस तरीके से वो भोजन करते वो आपको पता चल गया होगा। लेकिन प्रोटिस्टा भी आप जानते होंगे कि वो भी दोनों होते हैं। मतलब कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन इस सब को अच्छे से स्टडी करेंगे, लेकिन बस 5th था वो। तो एल्सो इंक्लूड रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी उन्होंने शामिल किया गया था। ये 5 तो आपको ध्यान रखना है कि
सेल टाइप, सेल वाल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई में देखेंगे सब में अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो इसके आधार पर भी उन्होंने पांचों को डिवाइड किया गया था। उन्होंने शामिल किया था रिप्रोडक्शन को और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब होता है कि सबसे पहले धरती पर ये आया। जैसे अगर उन्होंने 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया तो उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले मोनेरा इस धरती पर आया होगा, फिर वही धीरे धीरे ग्रो होते होते कुछ प्रोटिस्टा आया, फिर प्रोटिस्टा के बाद फंगी आया, फिर फंगी के बाद प्लांट आया, फिर प्लांट के बाद एनिमल आया। तो ऐसा उनके द्वारा दिया गया था। अब स्टडी करेंगे एक एक को। जो 5 सिस्टम है तो हम इस चैप्टर में ये सब का स्टडी करेंगे, मतलब मोनेरा का स्टडी करेंगे, फिर प्रोटिस्टा का, फंगाई का स्टडी करेंगे, और तब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वह चैप्टर प्लांट किंगडम का, फिर उसके बाद एनिमल किंगडम। तो इस तरीके से सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। तो मोनेरा की बात करते हैं तो सोल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की आत्मा जो भी है वो मोनेरा है। तो इसीलिए अगर एक हाथ, 1 हैंड सॉइल इन 100 बैक्टीरिया, अगर जनरल जो अगर मिट्टी होते हैं, अगर एक मुट्ठी, अगर एक हाथ में अगर उठाएंगे मिट्टी को तो 100 बैक्टीरिया उसमें उठेगा। तो एवरी हैव लाइफ, और प्रत्येक बैक्टीरिया जीवित होंगे। स्फेरिकल, तो यहाँ पर देख सकते हैं बैक्टीरिया बहुत अलग अलग तरह के शेप एंड साइज के होते हैं। जैसे स्फेरिकल जो बैक्टीरिया होते हैं वह कोकस होते हैं, कोकस। और क्योंकि एक बैक्टीरिया को कोकस कहेंगे, वहीं पर पूरे जो कोकस बैक्टीरिया है प्लूरल में कोकाई कहेंगे, तो ध्यान रखना है। स्फेरिकल कोकस हो गया। रॉड जो शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं वह बैसिलस होते हैं। वाइब्रियम जो होते हैं वह कॉमा शेप होता है, रड शेप बैसिलस वाइब्रियम हो गया कॉमा शेप। स्पाइरुलम हो गया, वह स्पाइरल होते हैं बैक्टीरिया। तो इस तरीके से अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं। इट शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, और ये वाट हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मतलब दूसरे पर रहकर भोजन लेने वाले होते हैं। इसमें अगर देख रहे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। तो इट शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, इसके अंदर बहुत एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मोनेरा में कैसा कैसा बैक्टीरिया को शामिल किया गया। तो ये एक है आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया है। तो सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि आर्की बैक्टीरिया में इस तरह के बैक्टीरिया को शामिल किया गया जो पुराने ज़माने के था। पुराने ज़माने के कहने का मतलब हो गया कि बहुत पहले आया हुआ बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। तो इसका हार्श हैबिटेट होते हैं। हार्श हैबिटेट का मतलब हो गया हैलोफाइल्स। हैलोफाइल में उसको शामिल किया गया जो नमक वाला एरिया में ज़्यादा रहना पसंद करता है, तो उसको हैलोफिल्स कहते हैं। फिर हॉट स्प्रिंग, तो हॉट स्प्रिंग जो कि थर्मो एसिड फाइल्स होते हैं, तो उसी को हॉट स्प्रिंग में भी वे रहते थे। डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर, अलग अलग बैक्टीरिया के अलग अलग सेल वाल स्ट्रक्चर था। तो मोनेरा में जनरली देखा गया कि पॉलीसेकेराइड एंड जो एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो मोनेरा में ऊपर भी लिखा हुआ है कि नॉन सेलुलोजिक होते हैं जो पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर देख लिए। फिर मिथानोजेंस प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। तो रूमिनेंट एनिमल्स में ऐसा जो कि चरने का काम करते हैं, जैसे मतलब गाय, फिर भैंस, उसके बाद बकरी। तो ये सब में उसका जो भी मिथानोजेंस टाइप के बैक्टीरिया इसके गट में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया वे सब होते हैं। अब यू बैक्टीरिया बात करेंगे तो इसको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ट्रू बैक्टीरिया कहने का मतलब जितने भी सारे बैक्टीरिया के कैरेक्टर है वो सब इसमें शामिल है। और आर्की बैक्टीरिया के बाद जो आया इस धरती पर वह यू बैक्टीरिया आया। तो यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें परजेंस रिजिड सेल वाल होते हैं। फिर साइनोबैक्टीरिया जैसे हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी, तो साइनोबैक्टीरिया ये सब यू बैक्टीरिया का एग्जांपल है। साइनोबैक्टीरिया BGA, इसमें ये देखेंगे आप कि क्लोरोफिल ए होता है, यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक ही सेल का बनाता है साइनोबैक्टीरिया। और कॉलोनियल भी होता है और ये फिलामेंटस होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया देख लिए कि कैसा होते हैं।
कॉलोनीज में बात करें तो यह जिलाटिनस शीथ बनाकर रहते हैं। तो जिलाटिनस शीथ इस तरीके से ये बैक्टीरिया, फिर ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया, तो देख सकते किस तरीके से ये सब बैक्टीरिया और ये इसका ये कवर होता है। जैसे अभी जो डायग्राम बनाएंगे कि इसका ये जिलाटिनस शीथ है, तो यहाँ पर ये जो इस तरीके से जो कवर बना है वो जिलाटिनस शीथ बनाकर यह कॉलोनी में रहते हैं। तो वही बात है, दे ऑफन फॉर्म ब्लूमिंग इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। अगर कहीं पर वाटर बॉडीज है इस तरीके से बहुत सारा, अगर ये वाटर है तो वहाँ पर एक ब्लूम बना कर रहता, मतलब ऊपर वे तेल, मतलब इस बैक्टीरिया का एक ग्रुप रहता, बहुत सारा समूह रहता है। तो वही बात है, पोल्यूटेड वाटर में रहता है। फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग फॉर हेटेरोसिस्ट्स, जैसे नॉस्टॉक जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करने में हेल्प करता है। नॉस्टॉक एंड एनाबेना ये हेटेरोसिस्ट बैक्टीरिया है, तो ध्यान रखना है, यह नाइट्रोजन फिक्स करता है। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक का मतलब हो गया कि यह ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, अमोनिया, फिर और ये सब का यूज करके वह रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी, ये सब का यूज करके एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। फिर यहाँ पर प्रोडक्शन रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फेरस, सल्फर, ये सब को रिसाइकलिंग में भी मदद करता है। तो बैक्टीरिया का बहुत सारा यूज है यू बैक्टीरिया का। और यहाँ पर ये ध्यान रखना कि हेट्रोफिलिक जो बैक्टीरिया होते हैं, हेट्रोफिक मतलब हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही है जो कि दूध से दही बनाने में हेल्प करता है। तो कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग इन लेग्यूम रूट, साइट्रस कैंकर डिजीज, तो ये जो भी है ये मतलब हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का यूज हम लोग करते हैं दूध से दही बनाने में, चाहे एंटीबायोटिक बनाने में, नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूम रूट में, चाहे साइट्रस कैंकर जो डिजीज है उसमें भी हम यूज करते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का। तो यू बैक्टीरिया की बात कर लिए, आर्की बैक्टीरिया की बात कर लिए। स्ट्रक्चर हम लोग को बैक्टीरिया के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस जो है वो सब एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पर देख रहे हैं। अब यह बात करते हैं डिवीज़न किस तरीके से करता है। तो मेनली जो होता है वह फिजन करते हैं। फिजन मतलब समझ गए कि वह आराम से दो टुकड़ा में बंटने का काम करते हैं। अगर वहीं पर अगर अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो वह फिजन ना होकर जो भी बैक्टीरिया होते हैं वह स्पोर्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनाते हैं। रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। तो यहाँ पर बात लिखा कि वह किस तरीके से करता है। रिप्रोड्यूस होता है अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए, पुराने समय के डीएनए को एडॉप्ट करता है, ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। तो देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन में इसमें सिर्फ डीएनए का ट्रांसफ़र होता है, वहीं से वे दो डीएनए बनता है। डीएनए के बाद न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, फिर फाइनली फिजन हो जाता है उसमें। माइकोप्लाज्मा का देख रहे हैं, ये भी बैक्टीरिया है जो कि पीपीएलओ इसी को कहते हैं माइकोप्लाज्मा को। तो इस पीपीएलओ तो 0.3 माइक्रोमीटर का ये होते हैं। इसमें लैग सेल वाल होते हैं और जिसके कारण यह एंस मतलब ऑल एंड सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कि बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है पीपीएलओ के बारे में। तो यहाँ पर हमने मोनेरा के बारे में जो भी बात था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरी बात जान चुके हैं। अब किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं। प्रोटिस्टा जो किंगडम है तो इसमें ये कुछ ऊपर कैरेक्टर दिया हुआ है कि इसमें जो होते हैं प्रोटिस्टा में या यूकैरियोटिक होते हैं, कुछ में सेल वाल प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होते हैं, सेलुलर लेवल इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो प्रोटिस्टा में वन सेल एक सेल होता है। दिस मेंबर्स प्राइमरली एक्वेटिक एक्वेटिक जनरल होते हैं। प्रोटिस्टा में ऐसा ऐसा करेक्टर शामिल है जो कि आपको पता चलेगा, कोई कोई प्रोटिस्टा को देखेंगे कि लगेगा कि यह प्लांट के जैसा दिखाई देता है, कभी कहें कि आप एनिमल के जैसा दिखाई देता है, कभी फंगी के जैसा दिखाई देता है। तो इसमें ये तीनों कैरेक्टर बस थोड़ा थोड़ा मैच करता है तो वह प्रोटिस्टा है। वेल डिफाइंड
न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं, अच्छे से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इन दिस रिप्रोड्यूस सेल फ्यूजन के द्वारा वह रिप्रोड्यूस करता है एंड जाइगोट फॉर्मेशन करता है। तो ध्यान रखना है कि प्रोटिस्टा किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। सबसे पहले ये फ्यूजन करता है, देन फ्यूजन करने के बाद वह रिप्रोडक्शन करता है, मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब किंगडम प्रोटिस्टा में क्रिसोफाइट इसका डिवाइड किया गया। क्रिसोफाइट के बाद डाइनोफ्लाइजिलेट, फिर यूग्लिनोनोइड, स्लाइमोट्स एंड फिफ्थ जो देखेंगे, फिफ्थ यहाँ पर है प्रोटोजोअन्स। तो 5 चीज़ को शामिल किया गया हुआ है प्रोटिस्टा में, तो वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि क्रिसोफाइट्स प्रोटिस्टा के 5 भाग पता होना चाहिए कि क्रिसोफाइट, फिर हो गया डाइनोफ्लाइजिलेट, थर्ड है यूग्लिनोइड, स्लाइमूट्स एंड फोर्थ है प्रोटोजोअन्स। तो क्रिसोफाइट्स में ध्यान रखना है कि डाइटल एंड गोल्डन एल्गी को डेस्माइड्स कहते हैं, डेस्माइड्स, गोल्डन एल्गी को डेस्माइड कहते हैं। तो ये शामिल किया गया हुआ है। तो बस एग्जांपल याद रखें, उसके बाद कौन कौन से कैरेक्टर क्रिसोफाइट का है तो वो भी ध्यान रखना है। अब ये फ्लोट पैसिवली इन वाटर, मतलब पानी में यह कम भार के कारण यह हमेशा आराम से तैरते रहते वाटर करेंट के दौरान, जिसको प्लांक्टन कहते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। दे सेलवाल जो होते हैं टू थिन ओवरलैपिंग, तो यह ओवरलैपिंग होते हैं शेल के, सेल वाल जो होते हैं वह ओवरलैपिंग होते हैं, पानी के ऊपर यह तैरते रहते हैं, जिसके कारण प्लांक्टन्स भी कहते हैं। द वाल आर इम्बेडेड विथ सिलिका, जो इसका वाल होते हैं तो वह सिलिका के अंदर धंसा होता है। दस द वाल आर इंडस्ट्रक्टिबल, जिसके कारण यह इसका जो वाल होता है क्रिसोफाइट्स का, वे जल्दी से वे नष्ट नहीं होते। 10 आइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वाल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट्स। दिस जो यहाँ जिसके कारण जो क्रिसोफाइट्स है डाइटम और डाइटेमियस अर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो पार्ट होते हैं, उसका वाल जो होता है वह सिलिका के अंदर धंसा होता है, जिसके कारण बहुत ही मजबूत होता है। और मजबूत होने के कारण डाइटम्स अपने हैबिटेट पर बहुत सेल वाल को डिपॉजिट कर देते हैं उस जगह पर। दिस एक्यूमुलेशन यही जब मिलियंस या बिलियंस ईयर्स तक ये जमा होता है तो इसी को डाइटेमेसियस अर्थ कहते हैं। और इसका जो होते हैं बिंग ग्रीटी, दिस ऑयल यूज किया जाता है कौन सी में, जैसे पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, फिर सिरप के फॉर्मेशन में भी यूज़ किया जाता है डाइटेमेसियस अर्थ का। डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो अगर ओशियन का अगर जो मेन प्रोड्यूसर होता है डाइटम होता है, डाइटम के कारण अलग अलग तरह के प्रोडक्शन होते हैं अर्थ में, तो वो डाइटम है। तो ध्यान रखना, छोटा छोटा बात है। फिर डाइनोफ्लाइजिलेट बात करते तो नाम से पता चल रहा है डाइनो मतलब 2, फ्लैजिलेट्स मतलब 2। तो एक देख सकते ये वर्टिकल है फ्लैजिला और एक ट्रांसवर्स है, तो इस तरीके से डाइनोफ्लाइजिलेट नाम पड़ा। तो मेराइन फोटोसिंथेटिक ये होते हैं, फोटोसिंथेटिक। ऊपर भी जो देखे हैं हमने क्रिसोफाइट्स वही फोटोसिंथेटिक था। तो यह अलग अलग कलर के होते हैं, डिपेंड करता है जिस अलग पिगमेंट होगा तो वह अलग कलर होगा। सेलुलोजिक होते हैं डाइनोफ्लाइजिलेट्स जो होते हैं वह सेलुलोजिक होते हैं, इसका सेलवाल जो होते हैं वह सेलुलोजिक होते हैं। मोस्ट हैव 2 फ्लैजिला, एक ट्रांसवर्स होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट होता है। जो लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके से जो अरेंजमेंट है इसको वर्टिकल कह सकते हैं, लेकिन एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट होता है फूरो इन वाल में धंसे होते हैं। ये जनरली जो होते हैं रेड डाइनोफ्लाइजिलेट्स, तो ये बस ध्यान रखना है कि रेड डाइनोफ्लाइजिलेट्स जिसको गोनिओलॉक्स कहते हैं, गोनिओलक्स, रेड डाइनोफ्लाइजिलेट्स को गोनिओलक्स कहते हैं। अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, यही आगे चलकर मल्टीप्लिकेशन होता है जिसमें यह मेक द सी अपीयर्स रेड टॉक्सिन रिलीज्ड बाय देन फिश डाइड। तो यहाँ पर है गोनिओलक्स जो रेड कलर का होता है वही एक ऐसा मतलब रेड कलर तो होता है, वह रेड टॉक्सिन उसके अंदर आता है और वही जब रिलीज़ करता है सी में, तो उसी सी में बहुत सारे मतलब समुद्र में रेड फिश किल हो जाता है, मतलब मर जाते हैं डाइनोफ्लाइजिलेट्स के कारण। तो डाइनोफ्लाइजिलेट्स काफ़ी कैरेक्टर आपने जान लिया। अब बात करते हैं यूग्लिनोइड्स के बारे में।
यूग्लेनोइड्स, तो ऊपर ही हमने देखा था एक खास कैरेक्टर कि सेल वाल कुछ में प्रेजेंट होते, तो प्रोटिस्टा में डायनोफ्लाइजिलेट में सेल वाल तो प्रेजेंट था। उसके बाद यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है इसमें क्रिसोफाइट्स के बाद था डायनोफ्लाइजिलेट, उसमें सेल वाल जो प्रेजेंट था वह सेलुलोजिक टाइप के था। अब बात आता है थर्ड यूग्लेनोइड का। यूग्लेनोइड में कैसा है, तो फ्रेश वाटर फाउंड ऑन स्टैगनेंट वाटर, जहाँ जो स्टैगनेंट वाटर होते हैं उस तरह के पानी में यूग्लेनोइड्स होते हैं। इंस्टीड ऑफ अ सेल वाल, उसमें सेल वाल के अलावा प्रोटीन रिच पेलिकल लेयर प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं यूग्लिना का एग्जाम्पल डायग्राम में, तो सेल वाल ना प्रेजेंट होकर पेलिकल प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन रिच लेयर होता है पेलिकल। विच मेक फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल बनाता है। एक छोटा और एक दो बड़ा फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होते हैं। ध्यान, ये छोटा छोटा कैरेक्टर है यूग्लिनोइड्स का। एक छोटा और दो बड़ा फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जैसे प्रीडेटिंग प्लस फोटोसिंथेटिक, इसमें दोनों कैरेक्टर होते हैं। मतलब यह अगर कहीं पर शिकारी मिलेगा तो उसको भी खा लेगा, अगर मन करेगा तो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस भी वे कर लेता है। तो इट्स पिगमेंट लाइक हायर प्लांट एग्जाम्पल यूग्लिना है। तो इसका जो कैरेक्टर देखेंगे वह हायर प्लांट्स के जैसा बहुत सारा कैरेक्टर मैच करेगा यूग्लिना में। तो इसलिए तो कहा गया है कि एक कभी मतलब कोई प्रोटिस्टा ऐसा है जो कि प्लांट जैसा, कोई एनिमल जैसा, कोई फंगी जैसा कैरेक्टर शो करता है। अब बात करते हैं यूग्लेनोइड्स के बाद स्लाइमुड्स। स्लाइमुड्स का एग्जाम्पल ये ध्यान रखना, इसके भी कुछ एग्जाम्पल है। सैप्रोफाइटिक ये होते हैं। सैप्रोफाइटिक मतलब समझ गए कि यह जहाँ सड़े गले पदार्थ होता है उस पर रहकर यह भोजन अपने आप प्राप्त करता है, तो सैप्रोफाइट होते हैं। बॉडी मूव्स एलोंग डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल अंडर सुटेबल कंडीशन। तो ये बताया जा रहा है कि जो स्लाइमुड्स होते हैं वह सैप्रोफाइटिक होते हैं, वह उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, उसको सूटेबल जहाँ मिलेगा उस जगह पर वे चला जाता है स्लाइमुड्स। दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कल प्लाज्मोडियम। तो स्लाइमुड्स वह एक बहुत जगह मतलब फॉर्म एग्रीगेशन, जब एक साथ जमा हो जाते तो उसी को प्लाज्मोडियम कहते हैं। विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएटेड एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर्ट्स एट देयर टिप्स। यहाँ पर कह रहा है कि इसको जहाँ एग्रीगेट करके प्लाज्मोडियम बनेगा वहीं पर वे ग्रो हो सकता है और वह स्प्रेड भी हो सकता है अपने खाने के ही दौरान। अनफेवरेबल कंडीशन में भी वे मतलब फैल सकता है। प्लाज्मोडियम वह डिफ्रेंशिएटेड होकर फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है। फ्रूटिंग बॉडीज मतलब बॉडी का एक भाग है, वही आगे चलकर बहुत सारे स्पोर को प्रोड्यूस करता है अपने टिप के ऊपर। जो स्पोर ट्रू वाल ये होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट, वह बहुत ही रेसिस्टेंट होता है। सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक वह सर्वाइव हो सकता है। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन में भी वे एडवर्स कंडीशन में भी रहते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट, जो इसका स्पोर होते हैं वह इधर से उधर घूमता है स्लाइमोड्स के कारण। एक सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है पैरासाइट, मलेरिया का जो पैरासाइट हो गया, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो ये जो होते हैं स्लाइमोड्स है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि प्रोटोजोअन्स, मतलब इसका जो फिफ्थ पार्ट है प्रोटिस्टा का वह प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ में यह जो होते हैं वह हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप मतलब प्रीडेटर। तो प्रीडेटर का यहाँ पर है कि पैरासाइट ये होते हैं। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स ग्रुप, एनिमल्स के ग्रुप के पुराने रिलेटिव जाने जाते हैं प्रोटोजोआ का। तो ये अमीबॉइड हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, सिलिएटेड हो सकते हैं, स्पोरोजोअन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अमीबॉइड में कैसा आपको दिखने को मिलेगा प्रोटोजोआ, तो अमीबॉइड में एक सबसे अच्छा एग्जांपल है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो पैरासाइट है उसका एक एग्जांपल है। तो फ्रेश सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल में भी ये हो सकता है। दे मूव एंड कैप्चरिंग देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया इन अमीबा। अमीबा यह अनियमिताकार होते हैं, मतलब अनियमिताकार का मतलब इसका कोई भी शेप साइज नहीं होते हुए जो मन उसमें सीडोपोडिया के द्वारा वह चेंज कर सकते हैं। ये मेराइन फॉर्म है
सिलिका सेल, तो मेराइन अगर पानी में रहेगा तो उसमें सिलिका सेल प्रेजेंट होगा, जो कि फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल ये सब में अमीबा रह सकता है। अब फ्लैजिलेटेड में है कि आदर फ्री लिविंग और पैरासाइट, ये पैरासाइट के फॉर्म में भी हो सकता है, फ्री लिविंग भी हो सकता है। तो डिजीज कॉज करता है, एक सबसे खास एग्जांपल ऑफ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन का स्लीपिंग सिकनेस, एक डिजीज है जो कॉज होता है ट्राइपैनजोमा के द्वारा, ट्राइपैनजोमा के द्वारा स्लीपिंग सिकनेस कॉज होता है, जो कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है। सिलिएटेड में बात करें तो इसमें 1000 सिलिया से भी ज़्यादा प्रेजेंट होता है। एक्वेटिक ये होते हैं, कैविटी जो होते हैं वह कैविटी देखेंगे वो गला की तरह दिखाई देता है। एक अच्छा एग्जाम्पल इसका परामीशियम है, जिसमें सिलिया प्रेजेंट होता है। ओपन आउटसाइड, कैविटी ओपन आउटसाइड, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज, जो रो होता है सिलिया, कॉज द वाटर लैडन विथ फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट, एग्जाम्पल परामीशियम। तो इसका एग्जाम्पल हो गया परामीशियम। तो सिलिएटेड के है। अब इस प्रोजोअन बात करते हैं, तो इस प्रोजोअन में हो गया कि दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें डाइवर्स ऑर्गेनिज्म को शामिल किया गया इस प्रोजोअन में, दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होते देयर लाइफ साइकिल में। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम कॉज मलेरिया विच इफेक्ट स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन, ह्यूमन पर बहुत खतरनाक व इफेक्ट करता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्सा। प्लाज्मोडियम जो अलग अलग इसका जो भी है स्पेसीज, वो सब बहुत ह्यूमन के लिए ख़राब होते हैं। तो इस प्रोजोन में देख लिए कि इसका अलग अलग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है, या स्पोर अपने लाइफ साइकिल में ही प्रोड्यूस करते जिससे बैड इफेक्ट होता है। अब किंगडम फंगाई की बात करते हैं, फंगी या फंजाई। अब फंगी किंगडम जो है वह मोस्ट फ्रूट पे होते हैं, मतलब बहुत सारे फ्रूट्स पर होते हैं। मशरूम में भी आप देखेंगे, फिर टोड स्टूल पर भी आपको देखने को मिलेगा फंगाई का। फंगाई जो होते हैं वह यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर ईस्ट, ब्रेड और बियर में ये देखने को, मतलब ये यूनिसेलुलर है, ईस्ट, ब्रेड एंड और बियर, यहाँ सब पर देख सकते हैं। यह जो है डिजीज़ वाला जो होते हैं, जैसे व्हीट रस्ट कॉज पक्सिनिया, तो पक्सिनिया यहाँ पर देखेंगे तो व्हीट रस्ट यह जो होते हैं, मतलब जो व्हीट मतलब गेहूँ, गेहूँ को जो डिजीज करता है वह है पक्सिनिया। एंटीबायोटिक पेन, जो एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन होता है जिस फंगाई के द्वारा, ये फंगी के द्वारा, वह पेनिसिलियम के हेल्प से एंटीबायोटिक बनता है। ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पर ये पेनिसिलियम ग्रो होते हैं। कहाँ पर? वार्म, जहाँ पर थोड़ा सा एकदम गर्म, और ह्यूमिड प्लेस थोड़ा सा नमी की मात्रा वाला और थोड़ा सा गर्म जहाँ पर रहेगा एरिया, वहाँ पर पेनिसिलियम प्रेजेंट होगा। बॉडीज लॉन्ग थ्रेड सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफा, इसमें बॉडी देखेंगे फंगाई में तो उसका हाइफा जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर को हाइफा कहते हैं, नेटवर्क ऑफ हाइफा। मतलब कि इस तरीके से जो हाइफा देख रहे हैं ये हाइफा का डायग्राम है, और इसी का अगर नेटवर्क बहुत सारा हाइफा देखेंगे इस तरीके से, तो ये सब पूरे हाइफा को मिलाकर यहाँ पर टर्म दिया गया है माइसेलियम। तो हाइफा टर्म समझ गए, माइसेलियम टर्म समझ गए। तो माइसेलियम में है कि सॉम मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड कुछ होते साइटोप्लाज्मिक होते। अगर यहाँ पर अगर न्यूक्लियस देखेंगे, बहुत न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो यहाँ पर दिस नेटवर्क ऑफ हाइफा माइसेलियम सॉम मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं साइटोप्लाज्म, तो उसको कोएनोसाइटिक हाइफा कहते हैं। अगर जिसके पास अगर नहीं हो, और सेल वॉल इन देयर हाइफा सेल वॉल, मतलब कोएनोसाइटिक यहाँ पर टर्म ध्यान रखना है। और अदर्स हैव सेप्टेड और क्रॉस वॉल इन हाइफा सेल वॉल जो होता है फंगाई का, वह काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड का होता है। फंगाई का भी जान चुके हैं कि काइटिन मेनली होते, पॉलीसेक्राइड भी होता है। स्पोरोफाइट ये मतलब सेप्रोफाइट और पैरासाइट नेचर का होता है। सिम्बायोट्स क्या करता है, फंगाई ऐसा भी होता है जो कि सिम्बायोटिक होते हैं। सिम्बायोटिक कहने का मतलब हो गया कि इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकेन्स, एल्गी एंड लाइकेन दोनों एक साथ मिलकर वह सिम्बायोटिक मतलब सिम्बायोट्स बनते हैं। एंड विद रूट ऑफ हायर प्लांट एज माइकोरहिज्जा, तो ये माइकोरहिज्जा का
मतलब ये फॉर्म होता है, मतलब रिलेशनशिप सिम्बायोंट से ये करता है। अब रिप्रोडक्शन बात करते कैसा आता है, तो सिम्बायोंट समझ गया कि एसोसिएशन विथ एल्गी एज लाइकेंस, मतलब लाइकेंस के रूप में एल्गी का फॉर्मे कि एल्गी जो होते हैं वह लाइकेंस के फॉर्म में होता है, प्लांट जो होता है वह माइकोरहिजा के फॉर्म में होता है। तो लाइकेंस एंड माइकोरहिजा दोनों मिलकर सिम्बायोंट्स का फॉर्मेशन करते, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते। क्या फ़ायदा पहुंचाते, तो जो लाइकेंस एल्गी होते हैं वो जो भी मतलब मिट्टी में जो भी होते हैं न्यूट्रिएंट्स या एलिमेंट्स उसको रिसाइकलिंग करता है और प्लांट को मतलब प्लांट की ओर भेजता है, वहीं पर प्लांट उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है या इसको बचाता है किसी किसी चीज़ से। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं जिसमें फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग ये सब शामिल है। तो फ्रेगमेंटेशन, फिर उसके बाद फिजन, बडिंग ये या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है कि रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स कॉल कोनिडिया, कोनिडिया एक, फिर एस्पोर, एंजियोस्पोर और जूस्पोर के द्वारा यह इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बैसिडोस्पोर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ध्यान रखना है, अगर स्पोर के द्वारा होता है कोनिडिया या एस्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं तो ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बैसिडोस्पोर्स में होते हैं। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बडीज, फ्रूटिंग बडीज। ध्यान रखना है कि बहुत सारे जो अलग अलग स्पोर होते हैं, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एक अलग स्ट्रक्चर होता है, उसी को फ्रूटिंग बडीज कहते हैं। सेक्सुअल जो साइकिल होते हैं 3 स्टेप्स में होते हैं, मतलब सेक्सुअल साइकिल 3 स्टेप्स। हेट्रोथैलिक जेनेटिकली, मतलब यहाँ पर हेट्रोथैलिक उसको कहते हैं जो कि जेनेटिकली सिमिलर, नो जेनेटिकली अगर सिमिलर नहीं होगा जो फंगाई उसको आप हेट्रोथैलिक फंगी कहेंगे। होमोथैलिक जो कि जेनेटिकली वह सिमिलर अगर जो रहेंगे उसी को आप होमोथैलिक फंगी कहेंगे। तो हेट्रोथैलिक का एग्जांपल रख लीजिए, बस 2 है, राइजोपस, पक्सिनिया। उसके अलावा जितने भी तरह के फंगाई देखेंगे वो होमोथैलिक होते, तो राइजोपस, पक्सिनिया याद रखें जो कि हेट्रोथैलिक होते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर जो है तो फंगाई में बस उतना ही था। अब वायरस, वायरवाइड एंड प्रायोन्स एंड लाइकेंस आता है। तो ये सबको ना 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण इसको हम अलग से ही स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है वायरस। वायरस एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसमें कोई भी स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता है। दैट कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, यानी कि सेल के जो बाहर इसमें देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। आफ्टर इन्फेक्ट, जब यह इन्फेक्ट किसी को करता है, ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्वेज, जब कहीं पर इन्फेक्ट करता है वायरस तो वे अपना संख्या बढ़ा लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है। वायरस मतलब हो गया वेनम, पॉइजनस फ्लूइड, जो पास्चर ने दिया था डीजे, मतलब डीजे इवानोस्की 1892 में दिया गया था। तो मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको सबसे पहले वहीं पर खोजा गया। तो ध्यान रखना वायरस का मतलब होता है वेनम या पॉइजन। पॉइजनस फ्लूइड ये पास्चर डीजे इवानोस्की ने दिया। डीजे इवानोस्की जो है वो उन्होंने 1892 में मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको का खोजा। अब फाउंडेड स्मॉल बिकॉज वायरस पास्ट थ्रू, यह जो वायरस होता है सबसे स्मॉल होते हैं क्योंकि ये देखा गया कि पासेस थ्रू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी ये पास कर जाते हैं वायरस, इसी के कारण बैक्टीरिया से छोट वायरस होता है। प्रूफ आप मतलब फिल्टर से प्रूफ करके देखा। M.W. बेंजरनिक ने 1898 में डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट extracted infected tobacco could cause infection in healthy, called the fluid as contagium vivum fluidum, जो कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होते हैं। तो उनके द्वारा ये देखा गया जो टोबैको प्लांट था उसको इन्फेक्ट कर दिया गया, तो वही उसी को
उसी फ्लूइड को कहा है कि यह कॉन्टाजियम विवम फ्लूइडम है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। छोटा छोटा ये सब बात है पर इम्पोर्टेंट है। ये किसने खोजा था? ये M.W. बाइजर्निक ने 1898 में इस बात को पता लगाया था कि एक तरह के जो फ्लूइड होते हैं वे टोबैको को कॉज करते हैं, डिजीज कर देता है उसमें, तो उसी को फ्लूइड एज कॉन्टाजियम विवम कहते हैं। W.M.S. टेनेले ने 1935 में उन्होंने ये दिखाया। W.M.S. टेनेले ने 1935 में उन्होंने शोध किया कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स कॉन्सिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। मतलब एक साथ वह क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल जैसा बनकर वह प्रोटीन बन जाता। दे आर इनर्ट हो सकता है आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। इट ऑब्लिगेट पैरासाइट, वह पैरासाइट के रूप में भी वह ऑब्लिगेट हो सकता है। तो ये W.M.S. टेनेले ने 1932 में बताया कि वायरस क्रिस्टल भी हो सकते हैं और प्रोटीन का बहुत सारा बना होता है, तो वह क्रिस्टल भी हो सकता है और यह इनर्ट भी हो सकता है। आउटसाइड उसका बॉडी के होस्ट सेल के भी आउटसाइड होते जो ऑब्लिगेट होकर पैरासाइट भी बन सकता है। तो ये W.M.S. टेनेले ने कहा था। M.W. बाइजर्निक ने कहा था कि ये हेल्दी टोबैको को भी कॉज कर देता है, और पास्टर ने कहा था कि जो वायरस का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। DJ इवानोस्की ने मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको को स्टडी किया। ये चार साइंटिस्ट, छोटा छोटा बातें ध्यान रखना। पास्टर ने पॉइजनस फ्लूइड कहा, DJ इवानोस्की ने मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको बताया, और M.W. बाइजर्निक ने जो है उन्होंने इन्फेक्शियस बताया कि हेल्दी टोबैको में वे कर लेते। अब यहाँ पर है कि वायरस हैव जेनेटिक मटेरियल आइदर RNA और DNA, लेकिन दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो वायरस के पास दोनों होते हैं लेकिन एक साथ दोनों कभी प्रेजेंट नहीं होता है। एंड हैव न्यूक्लियो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस इन्फेक्टेड एनिमल हैव। इन्फेक्टेड जो एनिमल होते हैं उसके पास डबल सर्कुलर RNA और डबल सर्कुलर DNA प्रेजेंट होते। तो ये खास बात है, कोई एक ही प्रेजेंट होगा। बैक्टीरिया में अगर एनिमल है तो उसमें डबल सर्कुलर RNA या डबल सर्कुलर होगा, दोनों चीज़ RNA चाहे DNA कुछ भी हो तो डबल होगा। लेकिन अगर प्लांट में बात करेंगे तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा या सिंगल स्टैंडर्ड DNA। तो यहाँ पर अब बैक्टीरियल वायरसेस के बात करते हैं जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो बैक्टीरियोफेज का मतलब सिंपल टर्म ये है कि जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा उसी को बैक्टीरियोफेज कहते हैं, इसी को बैक्टीरियल वायरस कहते हैं। तो वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया, वह डबल सर्कुलर DNA होता है। डबल सर्कुलर DNA जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। प्रोटीन कोट कैप्सिड, ये देख रहे टोबैको मोजैक वायरस का एग्जांपल देख सकते हैं। टोबैको मोजैक वायरस, इसमें ये प्रोटीन वाला कोट है। ये बहुत सारा मतलब एक स्ट्रक्चर को कैप्सिड कहते हैं और पूरे स्ट्रक्चर जो यहाँ पर है इसको कैप्सोमर कहते। तो ये छोटा बातें हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो प्रोटीन कोट कैप्सिड मेड ऑफ सम स्मॉल यूनिट्स जिसको कैप्सोमर्स कहते हैं। प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड, कैप्सोमर हेलिकली यह होते हैं, पॉलीहेड्रल अरेंज होते हैं यह। एनिमल वायरस इन्फेक्ट, जैसे अगर एनिमल में अगर जो वायरस इन्फेक्ट करेगा तो उससे ये सब होने का चांस है। जैसे मम्स जिसको गर्लसोथ कहते हैं, स्मॉल पॉक्स, फिर यहाँ पर हर्पीज, फिर है यहाँ पर इन्फ्लुएंजा एड्स। ये जो भी यहाँ पर डिजीज बताया वो सब एनिमल्स के द्वारा कॉज होता है। और जो प्लांट वायरस होते हैं वे यहाँ पर मोजैक फॉर्म बना लेता है, लीफ रोलिंग कर देता है, कर्लिंग येलोइंग कर देता है, वेन क्लियरिंग मतलब उसका वेन खत्म होने लगते हैं, ड्वार्फिंग स्टंटेड ग्रोथ। तो इस तरीके से इतना इफेक्ट होता है वायरस का। प्लांट में क्या होता है, एनिमल में क्या होता है, बैक्टीरिया में क्या इन्फेक्ट होता है वो भी हमने जान लिया। अब यहाँ पर जानते हैं वायरस के बारे में देख लिए, थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में भी देख लिए। अब वायरोइड्स के बारे में बात करते हैं। तो वायरोइड्स जो होते हैं इसको सबसे पहले खोज किया गया था 1970 में, T.O. डाइनर के द्वारा खोजा गया था 1970 में। कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो PSTD पोटैटो का जो स्पिंडल होता है उसमें ट्यूबर कर देता है, तो वो वायरोइड होता है। इट्स फ्री RNA एंड लैक प्रोटीन, मतलब
इसमें आरएनए जो होता है फ्री होता है, उसमें प्रोटीन की कमी होता है। वर्ल्ड वाइड में प्रोटीन कोड फाउंड इन वायरस, सो मतलब क्योंकि यह वायरस में होते हैं जिसके कारण इसको वायरोवाइट्स कहते हैं। तो इट्स आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। तो वायरोवाइट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, यह वायरस में होता है जिसके कारण इसमें वायरस से भी यह लो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये। अब प्रायोन्स की बात करते हैं तो प्रायोन्स ट्रांसमिटेड न्यूरोलॉजिकल डिजीज एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, यह एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। साइज इसका लगभग वायरस के बराबर होते, तो ध्यान रखना वायरस का साइज, प्रायोन्स का साइज, बैक्टीरिया का साइज और ये कैसा कैसा कितना होता है। ट्रांसमिटेड ये हो सकता है न्यूरोलॉजिकल डिजीज एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के कारण, मतलब एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के कारण यह जो प्रायोन्स है वह न्यूरोलॉजिकल डिजीज को कॉज कर सकता है। इट्स डिजीज, तो ये ध्यान रखना है BSE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो BSE जो ये होते हैं डिजीज उसको कॉज करता है प्रायोन्स के द्वारा। उसके बाद ये कहाँ, ये मैड काउ डिजीज, मतलब यहाँ पर है कि डिजीज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ये 3-4 बार आप नाम अच्छे से याद रखेंगे। BSE का फुल फॉर्म क्या हो गया, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी एक डिजीज है जो कि प्रायोन्स के द्वारा खोज होते हैं। इसको कॉमनली कॉल्ड ये भी कहते हैं, मैड काउ डिजीज भी कहते हैं। यह कैटल में होता है और इट्स एनालॉगस डिजीज अगर बात करेंगे तो ह्यूमन में जैकॉब डिजीज होता है, CR जैकॉब डिजीज जो कि ह्यूमन में होता है। और सेम तरह की डिजीज अगर गाय में या कैटल में होगा तो BSE डिजीज कहेंगे जो कि प्रायोन्स के द्वारा होते हैं। तो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSE डिजीज जो होता है वह मैड काउ डिजीज होता है जो कि कैटल में होता है। इसका एनालॉगस जो होते हैं वह CR जैकॉब डिजीज होता है जो कि ह्यूमन में होता है। लाइकेन्स एंड एल्गी की बात कर लेते हैं। लाइकेन्स एल्गी एंड फंगी जो होते हैं वह दोनों एक साथ होते हैं, मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं। अगर जब दोनों एक दूसरे को हेल्प करता है एल्गी एंड फंगी तो वो लाइकेन्स कहलाता है। और लाइकेन्स इस तरीके से म्यूचुअलिज्म को शो करते हैं। एल्गिल जो कंपोनेंट होते हैं, एल्गल क्योंकि एल्गी होते हैं, एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोन्ट कहते हैं, ध्यान रखना है। और अगर फंगी वाला जो कंपोनेंट होते हैं उसको माइकोबायोन्ट कहेंगे। तो माइकोलॉजी फंगी को स्टडी को माइकोलॉजी कहते, ये भी है। फाइकोलॉजी एल्गी के स्टडी को कहते। तो ये छोटा छोटा बात है याद रखना। जो फाइकोबायोन्ट होते हैं मतलब एल्गल कंपोनेंट होते हैं वह ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फंगल कंपोनेंट जो होते हैं वह हेटेरोट्रॉफिक होते। तो इस तरीके से दोनों शो। और यहाँ पर कौन क्या करता है ये बात कर लेते हैं। जो लाइकेन्स होते हैं, लाइकेन में क्योंकि एल्गी भी होते हैं फंगी भी होते हैं, तो एल्गी का काम ये होता है फूड को प्रिपेयर करना फंगी के लिए, प्रिपेयर फूड करता है फंगी के लिए। और फंगी जो होते हैं उसको रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। एंड एब्जॉर्ब मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को भी वो एब्जॉर्ब करता है फंगी। तो फंगी यहाँ पर मिनरल, वाटर, न्यूट्रिएंट्स ये सब को ऑब्जर्व करता है फॉर इट्स पार्टनर, अपने पार्टनर के लिए। इसके कारण यह क्लोज एसोसिएशन होते हैं। लाइकेन्स नोट ग्रो, जहाँ पर पॉल्यूटेड एरिया होता है वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं करता है। तो लाइकेन्स अगर ग्रो नहीं हुआ मतलब एल्गी और फंगी अगर डेवलप नहीं हुआ, जिसके कारण पहचाना जाता है कि वो पॉल्यूशन एरिया, यानी कि पॉल्यूशन का इंडिकेशन ये करता है लाइकेन्स। लाइकेन्स जहाँ पर ज़्यादा ग्रो हो मतलब वहाँ पर नॉन पॉल्यूटेड एरिया है। और ग्रो हो गया इसका मतलब यह मतलब नॉन पॉल्यूटेड, और नॉन पॉल्यूटेड उस समय होगा जब वह ग्रो करेगा अच्छे से तब। तो इस तरीके से हमने सेकेंड चैप्टर भी स्टडी कर लिया। अब थर्ड चैप्टर को स्टडी करेंगे।